गुड इवनिंग। प्रोग्राम न्यूज़ मेकर के साथ मैं हूं डॉक्टर अमर अरबानी। पीपल्स पार्टी का सरप्राइजेस देने का सिलसिला जारी और सारी है, चाहे वो ऐसे बयानात हों कि जो लाहौर में सिलेक्टेड खून बहता है उनकी रगों में, इस किस्म के मनफी बयानात हों, या फिर आज की सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर 30 अरकान की हमायत के साथ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नामजद हुए हैं। उनका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। ये एक और सरप्राइज़ आ गया है। इस पे हैरान भी है और परेशान भी है मुस्लिम लीग नून, और इसके साथ साथ मौलाना साहब से शिकायत भी लगाई है, राब्ता भी किया गया है। इस बारे में भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और उसके साथ साथ बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑटोनमस स्टेटस कि 2021 के एक्ट के मुताबिक क्या ये ऑटोनमस स्टेटस उनको मिल सकता है या नहीं, इसके बारे में भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक और मुलाजमीन को इंक्वायरी से छूट देने का फैसला दुरुस्त है या नहीं। तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे कोरोना वायरस की तशवीशनाक लहर और तेजी से बिगड़ती सूरत हाल और इसके बारे में, इकदामात के बारे में। हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम न्यूज़ मेकर में नासिर बेग चुगताई साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब, अंबर शमसी, इब्राहिम राजा और मुजम्मिल सोहर वर्दी साहब ने। जनरल साहब, आपसे पूछना चाहती हूँ मैं कि पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन लीडर के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बिलाखिर जो नाम है वो ऐलान उसका हो गया, मुकर्रर हो गया, नोटिफिकेशन भी आ गया है। इससे कता नज़र के बहुत से इबाहम थे, बहुत सी चीज़ें सुनी जा रही थी। कल हम सुन रहे थे कि कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया उनका अपील जो थी, लेकिन आज फाइनली हो गया है डिक्लेयर। इससे कबल पीपल्स पार्टी की जानिब से 30 जो उनके मेंबर्स थे सेनेट के, उनकी हमायत का दावा भी किया गया था, लेकिन बिलाखिर जो है नाम फाइनल आ गया है। मुस्लिम लीग नून जो है वो दबे लफ्ज़ों में इसके बारे में काफ़ी खफगी का इजहार कर रही है। हालांकि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मनफी बयानात आए हैं पिछले दिनों में वो दबे लफ्ज़ों में नहीं थे, लेकिन ये खफगी दबे लफ्ज़ों में है, और ये खफगी जो है शिकायत की सूरत में मौलाना साहब तक भी पहुँच रही है। तो आपको क्या लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो ताल्लुकात हैं इस सिचुएशन के बाद बहाल होने की पोजीशन नजर आती है? जी जनरल साहब। रहीम, देखिए ताल्लुकात तो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बहाल होने के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। वो किसी भी वक्त कोई मफादात आपके मिल जाएं तो ताल्लुकात भी बन जाते हैं। पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों पोल्स अपार्ट थे एक दूसरे के ऊपर। जो जितना लग़वियात ये बोलते रहे हुए हैं, बड़ा कम बोली जाती नहीं। तो उसके बावजूद जब मफाद एक हुआ तो इकट्ठे हो गए। आइंदा भी शायद हो जाए, लेकिन एक चीज वादे है कि पीपल पार्टी ने इनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। आप देखिए कि कल कमरमान कायरा साथ खड़े थे और वो कह रहे थे कि जनाब 10 बजे जब ये मरीम पेश होंगी वहां पे तो हम भी साथ होंगे और हमारा भी पीपल्स पार्टी साथ देगी। अब अगर आप इस तरह की बात करें तो कभी शुबा गुजर सकता है नून लीग वालों को कि ये जो बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, ये इस तरह का काम भी करेंगे। लगता यूं है कि हुकूमत को हटाने के चक्कर में, हुकूमत की दुश्मनी के चक्कर में नून लीग जो है उसने अपने तमाम आंखें बंद, कान बंद और सोच विचार को उसने माउफ कर दिया और पीपल्स पार्टी इसका लगातार फायदा उठाती रही। देखिए, ये इनको पहले दिन से अप्रिशिएट कर लेना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी अपनी गेम रख रही है। वो कभी भी इस्तीफे नहीं देंगे। इस्तीफे दे दें तो फिर उसके बाद उज़ैर बलोच को भी फांसी हो जाएगी, डॉक्टर आसिम भी जेल में चला जाएगा, वो सारे जेल में चले जाएंगे। तो वहां पे तो आपकी पुलिस है, आपकी अदालतें, आपका सारा कुछ है, तो ये केस एक एक करके खत्म हो जाएगी। क्यों आप इस चीज को कैसे छोड़ सकते हैं? आप तो 3-4 महीने के लिए भी छोड़ना ये अफोर्ड नहीं करते। तो इन हालात में समझना चाहिए था इनकी गेम को। मैं समझता हूं उन्होंने बड़ी सियासी नासमझी का सबूत दिया है। आज बात कर रहे थे हसन इकबाल, वो कहने लगे कि पीपल्स पार्टी को या जिन्होंने भी धोखा दिया है उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाई कीमत आपने चुकाई, वो कहां चुकाएंगे कीमत? उन्होंने तो अपनी सियासत खेल दी। कीमत आप चुका रहे हैं कि आपकी सिवाय 5 सीटें जो आपको मिली हैं वहां पे सेनेट में पंजाब से, आप नंबर 1 पार्टी थी ये मेजॉरिटी के लिहाज से सेनेट में, तो आप नंबर 3 हो गई। तो मेरा ख्याल है कि ये नून लीग को अब भी समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी उनकी गेम में उनके साथ नहीं है। वो अपनी इंडिपेंडेंट गेम चला रही है और वो PDM का प्लेटफॉर्म भी यूज कर रही है। दोनों चीजें हैं। ये अगर खुद अगर फैसला करने और उसको PDM का प्लेटफॉर्म ना करने दें तो वो इनके लिए बेहतर होगा, लेकिन वो कर रहे हैं। वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करके काम अपना निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक कैपेसिटी, एक पॉलिटिकल सेंस जो है वो
लैग करती नजर आई है नून लीग में, जिसकी वजह से वो सफर कर। अंबर, मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी की तरफ जो रिलाय है मुस्लिम लीग नून का, तो जनरल साहब ने कहा कि ये इतनी कोई पॉजिटिव बात नहीं है कि वो रिलाय करें उनकी अपनी पार्टी के लिए, तो आप किस तरह देखती हैं कि उनका रिलाय पीपल्स पार्टी पे अब होना चाहिए या नहीं, और ये जो ताल्लुकात हैं ये बहाल होंगे या नहीं? बहुत मुश्किल है कि हम सियासत में कोई हतमी बात करें, लेकिन आज जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब हुए हैं, नोटिफिकेशन आ गया, इस वक्त यही लगता है कि पीडीएम जो है अब अलामती एक अलायंस रह चुकी है, इट्स फाइनल नेल इन द कॉफिन। क्योंकि अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन किसको बनना था वो फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुआ था, और उस पर अगर इख्तिलाफ भी था तो उसी प्लेटफॉर्म पे मुज़ाकरात के जरिए ये बातचीत इसको हल होना चाहिए था। तो इस वक्त तो लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि आपको ये भी याद है कि जाहिर है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर किस तरह से बने थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मदद से बने थे, और अगर हम ये भी कह सकते हैं कि वो शायद चेयरमैन सेनेट ना बनते थे, लेकिन जिस चेयरमैन के खिलाफ वो तहरीक अदम एतमाद पहले भी चला चुके हैं, उसके बाद अदालत भी गए थे और फिर उन्हीं से हाथ मिला रहे हैं और कह रहे हैं। सो ये ऑप्टिक्स आप देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि वो हाथ भी मिला रहे हैं सादिक संजानी के साथ, और उसके बाद उनका जो वोट हासिल हुए हैं उसके हवाले से भी जो बात सुनने में आ रही है कि बाप पार्टी भी शामिल थी। तो मेरे ख्याल में कि अफसोसनाक है, और वाकई इस वक्त संजीदगी से सोचना चाहिए अगर हम सियासत की बात करें कि किसको इस मूवमेंट से कैसे फायदा हुआ है, इसमें हुकूमत कमजोर हुई थी जो मकसद था या नहीं, और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसको काफी मुझे लगता है कि नुकसान तो उठाना पड़ा है। सो आई थिंक ये जो अलायंस अलामती शक्ल शायद उसकी रह जाए, मुझे नहीं लगता कि इस धचके से ये सर्वाइव कर सकेगी। ठीक हो गया। सोहरवर्दी साहब, क्या लगता है आपको पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा से उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं, लेकिन ये जो हालिया सियासत है उसमें दिनों और घंटों के हिसाब से उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो ये जो आज की डेवलपमेंट है इसको किस तरह देखते हैं कि अपोजिशन का जो लीडर है वो यूसुफ रज़ा गिलानी बनते हैं और अब उसकी तरफ से मुस्लिम लीग नून की तरफ से दबे लफ्ज़ों में खफकी आती है, तो क्या ताल्लुकात बहाल होंगे? नहीं, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी और पीडीएम के राहें जुदा हो गई हैं, और अक्सरियती जमातें जो पीडीएम की हैं वो एक तरफ हैं और पीपल्स पार्टी तनहा दूसरी तरफ है। अगर आज हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए उनके साइंड सिग्नेचर्स की लिस्ट देखें तो उसमें जो एएनपी भी है वो एएनपी है जो बलूचिस्तान में बाप की इत्तेहादी है। ये वो एएनपी नहीं है जो केपी वाली है, ये बलूचिस्तान वाली एएनपी है, और आज़ाद अरकान और जमात इस्लामी के साथ मिलकर उन्होंने हासिल किया है। उनको पीडीएम की जमातों से हिमायत नहीं मिल सकी है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलहदा हो गई है और पीपल्स पार्टी की राहें पीडीएम से जुदा हैं। मुस्लिम लीग नून, JUIF और बाकी जमातें अपनी एहतजाजी सियासत करेंगी और पीपल्स पार्टी अपनी पार्लिमानी सियासत करेगी। जो वो कहते हैं हम पार्लियामेंट में करेंगे, तो उन्होंने जो करना है वो पार्लियामेंट में करें और बाकियों ने जो सड़कों पे करना है वो सड़कों पे करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, इससे उनके वोट बैंक में इजाफा नहीं होगा। अगर वो बिलावल को आगे कोई सियासत में देखते हैं, कोई पंजाब में वोट बैंक में, KP में वोट बैंक में, इधर अगर वो सिंध की हद तक अपने आप को एक पावर पॉलिटिक्स में रखना चाहते हैं तो उस नतीजे में तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। वो बाप टाइप पार्टी बन जाएंगे और जो अंपायर के साथ मिलकर खेलती रहेगी और हमेशा अंपायर की हमायत उसको हासिल रहेगी। लेकिन मेरा ख्याल है दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि भुट्टो की पार्टी है या बेनज़ीर की पार्टी है, तो फिर तो यही है कि थे तो वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़रे फरता हो। बिल्कुल ठीक हो गया। NBC पल में तोला पल में माशा, ये वाली सियासत पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हमेशा नज़र आई है, लेकिन अभी बड़ी तेज़ी से नज़र आ रही है। लेकिन एक और चीज़, शिकायत उन्होंने मौलाना साहब को लगाई है, इत्तेहाद इनमें वापस होगा या नहीं, ये भी बताइए जी। NBC हमारे बहुत से शायर गालिब, दिल्ली, फैज, जॉन एलिया, ये बड़ी बड़ी पेशनगोई करते चले जाएंगे, और आज के वाकई पेशनगोई भी जॉन एलिया साहब कर गए थे। मैं 4 मिसरे उनके सुना दूं, पक्के हैं। सोहरवर्दी साहब भी खुश, जनरल साहब भी खुश, अंबर भी खुश, और आप भी खुश, और राजा भी खुश। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम?
बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम? ठीक, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम? अलग हो जाओ भाई, एक दूसरे खुदा हाफिज कह दो, हाथ मिला के गले मिलके चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। कोई दोस्त कभी नहीं थे। अगर कोई समझता है कि ये कभी दोस्त बन सकते थे, मेरा ख्याल है गलत है। मैंने उस वक्त भी कहा जब पीडीएम बनी थी कि मुझे ये कहते ना कि बेल मंडे चढ़ते नजर नहीं आती, क्योंकि नजरियाती इख्तिलाफ अगर नजरियात हैं जो कभी हुआ करते थे वो इतनी शदीद हैं, उनका हामी जज्बे इतने शदीद हैं कि वो पूरे नहीं हो सकते। अब सूरत हाल ये, सुबह नाश्ते पर थे, फ्री पाए खा रहे थे, न्यारी खा रहे थे और प्याज देसी कुलचे उड़ाए जा रहे थे, हलवा पूरी हो रहा था और उधर ये काम हो रहा था, इधर ये काम उतर रहा था। तो मैंने तो लिखा था कि गिलानी साहब आप पे बात जची नहीं। जरा गौर कीजिएगा कि गिलानी साहब अब उस आदमी को चेयरमैन कबूल कर रहे हैं जिसके खिलाफ वो कोर्ट में गए हैं। इसका मतलब है वो डिजोरमी डिफेक्टर भी हो गया। अब जब जाएंगे जब भी जाएंगे हाई कोर्ट में वापस इंट्रा कोर्ट अपील में, तो क्या स्टैंड लेंगे? तो जी मेरा चेयरमैन, अब तो चेयरमैन कहना पड़ेगा ना उनको, तो कबूल कर रहे हैं वो। फिर ये भी देखिए कि कौन संविधानी, वो संविधानी जिसको खुद गिलानी साहब सियासत में लेकर आए थे छोटा बना के अपना, अब वो बड़ा बन गया है। तो दोनों इखलाकी कानूनी बड़े बड़े मसाइल हैं और ज्यादा मसाइल इसलिए हैं कि सेनेट के अंदर सूरत बनने जा रही है वो अजीब तरह की होगी। वहाँ पर अगर रब्बानी पीछे बैठा होगा, रब्बानी पीछे बैठी होगी, गिलानी साहब आगे बैठे होंगे, वो क्या जवाब देंगे, किस तरह देंगे? ताल्लुकात बहाल होना हो, मुझे लगता ही है कि ताल्लुकात अगर पीडीएम रहती भी है तो बस रहती है मुर्दा घोड़े की तरह। ठीक हो गया। राज साहब, बेल मुंडेर चढ़ते नजर नहीं आती है, एनबीसी कहते हैं। इसके साथ साथ ये जो इत्तेहाद है इसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, ये सिर्फ वक्ती बात है, क्या कहते हैं इस बारे में? आपने बेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मुझे बचपन की एक कहानी याद आ गई बैलों के मुतल्लिक के। एक जंगल में 3-4 बैल थे और उनकी बड़ी आपस में दोस्ती थी, बड़े तगड़े थे और शेर जो है उनके ऊपर हमला आवर नहीं हो सकता था। फिर बाद में उनकी दोस्ती ख़त्म कर दी गई या करवा दी गई और फिर शेर जो है एक एक करके वो 3-4 बैलों को खा गया। तो पाकिस्तान में जो सियासत है उसमें तो हमेशा से ये होता है कि एक जमात को वक्ती तौर पर डार्लिंग बना लिया जाता है और फिर बाकी जो जमातें हैं वो ज़ेर अताब आ जाती हैं। अब ये जो APC हुई थी जिसकी बुनियाद पर ये पूरी तहरीक खड़ी हुई है, वो देखें, वो APC पीपल्स पार्टी ने होस्ट की थी इस्लामाबाद में और एक ऐसे मौके पर वो APC हो रही थी जब ऐसा लग रहा था कि आसिफ अली जरदारी किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन उस APC की वजह से जो एक PDM बनी और फिर एक मोमेंटम बना, तो एक तो आसिफ अली जरदारी की ज़मानतें भी मुस्तकिल होना शुरू हो गई। एक अनएक्सपेक्टेड सीट इस्लामाबाद से सेनेट की जो पीपल्स पार्टी सिर्फ अपनी नंबर गेम की बुनियाद पर हासिल नहीं कर सकती थी, वो भी उन्होंने हासिल कर ली और एक ये तासुर भी बना कि उनके ताकतवर हलकों से राब्तों के नतीजे में पीपल्स पार्टी की जो दीगर क़यादत है उसको भी रिलीफ मिल जाएगा। तो पीपल्स पार्टी ने तो इसमें से अपना हिस्सा ले लिया, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हैं वो कुछ कॉमन ग्राउंड्स पे काम करेंगे क्योंकि उनको ये कॉमन ग्राउंड सूट करते हैं। मिसाल के तौर पर मरियम नवाज को जैसे नैब ने बुलाया तो पीपल्स पार्टी इज़हार यकजहती के लिए पहुंच गई कि वो जो जुलूस जाएगा नैब के ऑफिस वहाँ हम जाएंगे। इसी तरह कॉमन ग्राउंड एक ये हो सकता है कि ये जो यकतरफा एहतसाब है, ये जो एक अंधेर नगरी है कि एक ही जमात का आपने एहतसाब करना है और मरियम नवाज का ही एहतसाब होना है, अलीम खान का नहीं होना, परवेज़ खटक का नहीं होना, आज़म खान का नहीं होना। और अलीम खान की ज़मानत हुए 1.5 साल हो गया है लेकिन उनकी ज़मानत कैंसिल करवाने के लिए नैब जो है वो किसी अदालत में नहीं गया। ये एक कॉमन ग्राउंड हो सकता है। एक कॉमन ग्राउंड ये हो सकता है कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से बचाने के लिए जो उसके ऊपर एक हमले की मनसूबाबंदी बहुत अरसे से की जा रही है, उसके लिए दोनों जमातें मिलकर काम करें। तो ये कहना कि PDM का ये जो इत्तेहाद था इससे हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा या बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मुझे लगता है कि अभी भी बहुत से कॉमन ग्राउंड्स हैं और सियासत में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अभी भी ये जमातें इसलिए इकट्ठी रहेंगी क्योंकि आसिफ अली जरदारी को भी पता है कि ये जो उनको मुकदमात में रिलीफ मिला है
थोड़ा सा अगर उन्होंने बिल्कुल पीडीएम से अपने आप को पीछे हटा लिया, वो प्रेशर खत्म हुआ, तो ये दोबारा मुकदमात जो है दोबारा खुल सकते हैं। दोबारा वही हाल जो मरियम नवाज के साथ और नून लीग के साथ हो रहा है, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हो सकता है। तो इस वक्त उनके बहुत से ऐसे कॉमन ग्राउंड हैं जिन पर वो काम करेंगे। देयर कुड बी कॉमनैलिटीज, ये बात दुरुस्त है, और कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती इंटरनेशनल वर्ल्ड में, ना ही सियासत में। एक वापस आते हैं, लेट्स हैव अ स्मॉल ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम न्यूज़ मेकर में कहते हैं जी, अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनॉमी देते हुए एक एक्ट 2021, उसके बारे में मुसलसल बहस भी हो रही है। ऑटोनॉमी देना भी चाहते हैं, उसको बहुत आज़ादी भी देना चाहते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी चाहते हैं उनके हवाले हो, लेकिन इसके बारे में आज बात हो रही है। स्टेट बैंक के मुलाजमीन नैब और FI की इंक्वायरी से छूट मिल जाए, इसके बारे में जानना चाहते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इजाज़त के बगैर गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे बयान सामने आ रहे हैं इस एक्ट के बाद, और सरकारी मुलाजमीन के कवानीन जो हैं वो भी स्टेट बैंक के मुलाजमीन पे लागू नहीं होंगे। इसके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या ये फैसला दुरुस्त है या नहीं? NBC क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, ये फैसला करने वाले जाने कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। हमने तो जब IMF से मुआहदा हुआ था आपका, और जब मिस्र से और बाहर से लोग लाए गए थे, तो तभी हमने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नया वर्जन सामने आ रहा है। लोगों से मजाक उड़ाया था, फिर अब आहिस्ता आहिस्ता लोग यकीन करने लगे। ये जो ऑर्डिनेंस आ रहा है, इसके बारे में कहते हैं मैं नहीं कहता, माहिर नमाशियात कहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया इसी तरह के कवानीन से तोड़ी गई थी। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर मैं इस स्टेटमेंट में जाऊँ अंदर, तो इसमें मुझे नज़र ये आएगा कि गवर्नर स्टेट बैंक दरअसल एक अलग मुमलिकत होगी, एक अलग रियासत होगी। वो विद इन स्टेट होगा। वो ना प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह होगा, ना काबीना को जवाबदेह होगा, उसको कहते हैं पार्लियामेंट को जवाबदेह होगा। वो पार्लियामेंट का जवाबदेह किस तरह हो सकता है जब वो इनको जवाब देनी। फिर ये कि स्टेट बैंक का इस्तेमाल कर्ज़ों की अदायगी के लिए होगा। नाम आ गए IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इनके नाम आ गए हैं कि इनके कर्जे अदा करेगा स्टेट बैंक। हुकूमत को कर्जे स्टेट बैंक नहीं देगा, तो फिर कौन देगा भाई? कोई साहूकार आके देगा? कहना वो छोटे वाले बैंक है ना, वो दे देंगे आपको। तो अब छोटे वाले बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या होगा और हुकूमत कहाँ जाएगी? कहते हैं जो एक और इतराज़ है कि हुकूमत के पास अपनी फ़ौज और पुलिस को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, क्योंकि कर्ज़ों की अदायगी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। और जो फिर आप कर्ज़ा लेंगे, फिर आप कर्ज़ा वापस करेंगे, फिर IMF से लेंगे, फिर वर्ल्ड बैंक से लेंगे, तो ये एक सर्किल बन जाएगा। वही सर्किल जो कहते हैं सल्तनत उस्मानिया में बनाया गया था। ये ख़तरनाक सूरत हाल है, मेरा ख्याल है। इस पर ये वो नुक्ता है, राजा जो कह रहे थे ना कि बहुत से नुक्ते हैं, ये वो नुक्ता है जिस पर PDM को, पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग को, जमात इस्लामी को, तमाम पार्टियों को, दानिश्वरों को, माहिरीन माशियात को एक बड़ा सेमिनार करना चाहिए, लाइव सेमिनार करना चाहिए। ठीक हो गया। इस पर बात करनी चाहिए खुलकर, बगैर किसी खौफ के और डर के कि ये क्या चीज़ है और क्या अफरीत आ रहा है। ये ठीक हो जनरल साहब, एकेडमिक डिबेट होनी चाहिए इसके ऊपर। ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, NBC इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ऑटोनॉमी देने का मतलब आपको क्या लगता है कि ऑटोनॉमी अकाउंटेबिलिटी की नहीं होनी चाहिए, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद कर लें, ये ऑटोनॉमी देनी चाहिए, या अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को खुद हैंडल कर लें, ये ऑटोनॉमी होनी चाहिए? तो किस किस्म की ऑटोनॉमी होनी चाहिए? क्या ये फैसला दुरुस्त है या नहीं? क्या कहते हैं इस बारे में? मेरा ख्याल है जिस किस्म की ऑटोनॉमी की बात हो रही थी, जो एक ऑर्डिनेंस के जरिए करने की कोशिश की जा रही थी, वो तो ऑटोनॉमी आपके बिल्कुल हक में नहीं। जैसे NBC ने पूरी आपको तफसील दी, वो तो बिल्कुल एक अलग से रियासत बन जाएगी स्टेट बैंक, और आपका कोई कंट्रोल नहीं उस पर होगा। जबकि मार्केट में बहुत दफा आपने कभी डॉलर का रेट कंट्रोल किया, फॉरेन करेंसीज के रेट आपने कंट्रोल करने हैं, आपने अपने लिए लोन्स लेने हैं, वो स्टेट बैंक आपको हैंडी होता है। और फिर उसके बाद ये है कि स्टेट बैंक का गवर्नर आपको जवाबदेह है, तो जो भी कोई इरेगुलरिटीज होती हैं बैंकों में या स्टेट बैंक में, वो आप चेक कर सकते हैं। तो लिहाजा इस पे बहस मुबाहिसा बहुत हुआ, बहुत कुछ लिखा गया, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा लिखा गया और बहुत सारी चीजें बाहर आई। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक गवर्नमेंट ये इरादा तर्क कर चुकी है। जो मैंने इस पे, क्योंकि ये बड़ा सीरियस एक मसला था,
और ये न सिर्फ सीरियस बल्कि मुल्क के लिए ये बहुत ही खतरनाक, आपकी सॉवरेनिटी जो है वो दाव पे लग सकती है कि आपके बैंक पे आपके जो आपकी दौलत है उसके ऊपर आपका कंट्रोल कोई ना हो, और IMF पहले आपसे सारे कर्जे वसूल कर ले और फिर आपकी किटी में इतना पैसा ही ना हो कि आप लोगों को तनख्वाहें तक दे सकें, तो आपके लिए तो फिर बहुत बड़ा एक कलमिया बन गया, तो जाएगा किधर। लिहाजा इस पे बहस जो भी हुई, मेरा अंदाजा है कि गवर्नमेंट ने गालिबन इसको बाहर छोड़ा, इसीलिए इशू इसके ऊपर लोगों का रिएक्शन देखें, रिएक्शन इसके ऊपर बड़ा वोलेटाइल और बड़ा सख्त आया। और मैंने जहां तक चेक किया है वो ये है कि गवर्नमेंट ने ये इरादा तर्क कर दिया और ये अब नहीं होगा। गालिबन थोड़ा सा अभाम रखा गया है जब तक कि IMF से पैसे वैसे आ जाएं, और फिर उसके बाद गालिब हो सकता है कि गवर्नमेंट वाज़ेह तौर पे बता भी दे कि हम ये नहीं कर रहे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये नहीं हो रहा। ठीक हो गया। अंबर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने भी अपनी अकाउंटेबिलिटी, चाहे वो फाइनेंस की हो या एडमिनिस्ट्रेशन की, अपने हाथ में रखी थी। NBC ने भी इसकी भी वजाहत की। तो आज अगर हम ये देखते हैं कि ये एकदम स्टेट विद इन अ स्टेट होगा, तो फिर उसको किस तरह देखती हैं, ये ठीक है या नहीं? और इससे पहले कौन से इदारे ऐसे रहे हैं, HCB और कुछ और इदारे जिनको ऑटोनॉमी किसी हद तक दी गई है, लेकिन ये किस किस्म की ऑटोनॉमी जो स्टेट बैंक को दी जा रही है, और ये दुरुस्त है या नहीं? क्या कहती हैं इस बारे में? जी बिल्कुल। मैं जब इसका ऑर्डिनेंस भी पढ़ी थी, और जो जाहिर है जो हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं जो इस पे अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सालों से ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, और ये इसाकडार की एक मिसाल दी जाती है कि स्टेट बैंक को ऑटोनोमस होना चाहिए, ताबेदार नहीं होना चाहिए वजारत खजाना के। लेकिन जब आप इस ऑर्डिनेंस को पढ़ें तो आप सवाल एक जहन में पहला, तो सबसे पहला तो मेरा यही आया था कि ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों कर रहे हैं? अगर इतनी बुनियादी आपने तब्दीलियां करनी है स्टेट बैंक में, तो इसमें जो पार्लियामान है उसको एतमाद में लेना चाहिए और दीगर जमातों के साथ डिबेट करके, बहस करके फिर कानून आना चाहिए। फिर वही बात आ जाती है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन रही है, ये IMF से डिक्टेटेड है क्या? ये IMF का जो एक कुकी कटर अप्रोच इसको कहते हैं ना, टू सॉल्व दीज इश्यूज, कि ऑटोनॉमी देते हैं लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी ना हो, ये बहुत परेशान कौन है। क्योंकि आप ये भी देखिए, कुकी कटर अप्रोच की बात होती है तो अगर जैसे कोई हंगामी सूरत हाल हो जाती है, चाहे सैलाब आ जाए, चाहे COVID-19 जैसी वबा फैल जाए, तो फिर हुकूमत कहाँ से पैसे लाएगी? वो जब बोरो नहीं कर सकेगी, तो जो इमरजेंसी जो शॉक्स होते हैं टू द सिस्टम, उसका क्या होगा? फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें, और ये इकोनॉमिस्ट की कही, इकोनॉमिस्ट की ही राय है कि पाकिस्तान में अगर अफरात ज़र का जो इन्फ्लेशन का जो मसला है वो डिमांड की वजह से नहीं होता, वो सप्लाई की वजह से होता है, तो मिस गवर्नेंस की वजह से होता है। तो क्या ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको इस तरह से कंट्रोल करना, ये स्टेट बैंक को सिर्फ ये स्टेट बैंक कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? बिकॉज इट इज़ नॉट अ डिमांड प्रॉब्लम, इट्स अ सप्लाई प्रॉब्लम। सो मेरे ख्याल में दिस इज डीपली प्रॉब्लमैटिक, और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हुकूमत को इसको डेफिनेटली सोचना चाहिए। और अपोजिशन जमातें शोर तो मचा रही है, लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं है। ठीक हो गया। सोहरवर्दी साहब, अगर ये IMF डिक्टेटेड है ये एक्ट या इतनी ऑटोनॉमी स्टेट बैंक को देना, तो क्या ये फैसला दुरुस्त है? देखिए, इसको दो तरह से देखा जा सकता है। इससे पहले CPEC अथॉरिटी का भी एक ऑर्डिनेंस आया जिसमें कहा गया कि वो किसी नैब या किसी को जवाबदेह नहीं होंगे और उनके खिलाफ प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकेगा। इससे पहले हमने देखा हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लेके आई जिसमें उसने कहा कि जी कारोबारी लोगों को नैब जो है वो नहीं देख सकेगी। फिर हमने देखा कि अब ये आया है जिसमें कह रहे हैं कि स्टेट बैंक को नैब और FIA और प्रोसिक्यूशन एजेंसीज नहीं देख सकेंगी। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल फोरम से ऐसी बातें आना कि आपके जो एहतसाब के इदारे हैं वो आपके मालियाती इदारों को नहीं देख सकते, मसलन CPEC को नहीं देख सकते, स्टेट बैंक को नहीं देख सकते, ये एहतसाब के इन इदारों के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर एक अदम एतमाद है और दुनिया आपके एहतसाब के इदारों का और आपकी प्रोसिक्यूशन एजेंसीज का मजाक उड़ा रही है और कह रही है कि ये इंसाफ के मुताबिक और दुरुस्त काम नहीं करते हैं। ये जो टारगेटेड एहतसाब हमने पिछले सालों में चलाया है जिसमें सिर्फ अपोजिशन को टारगेट किया है, उसका अपोजिशन को तो शायद नुकसान नहीं हुआ, वो लंदन जाके बैठ गए हैं। पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है वो हमारे सामने है कि अब आलमी सतह पर ये आता है कि जी वो आपकी नैब जो है वो इसको नहीं देखेगी, आपकी नैब इसको नहीं देखेगी, आपकी नैब इसको नहीं देखेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जो खेल हमने एहतसाब के नाम पर खेला है उसका पाकिस्तान को किस कदर नुकसान हुआ है और आलमी सतह पर हमारी कितनी बदनामी हुई है। बाकी जहाँ तक ख़ुद मुख्तारी की बात है पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि जो मिनी बजट आया है और 460 अरब के जो टैक्स लगाए गए हैं वो कौन सी पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी है। जिस तरह बिजली महंगी की गई है IMF की, मतलब एक जो शरा शर्म की बात थी
जो हुकूमतें शरा शर्म रखती थीं और ख़ुद मुख्तारी का एक भरम भी रखती थीं, इस हुकूमत ने वो भरम भी ख़त्म कर दिया है। ठीक, मतलब और एक नंगा नाच जो है वो जो डिक्टेशन का शुरू कर दिया है कि अब वो साफ ही कह देती है हुकूमत बेशरम होकर कि जी हम डिक्टेशन ले रहे हैं, ये IMF का है तो हमने कर दिया, ये IMF का है तो हमने कर दिया, ये IMF का है तो बिजली महंगी कर दी, ये IMF ने कहा है तो ये कर दिया। भाई आप हुकूमत हैं, फिर IMF को हुकूमत दे दें। आप तो फिर एक पोस्ट ऑफिस हैं, डाक खाना है, उन्होंने कहा आपने SO की तरह आगे से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हुकूमत को बैठकर ये तय करना है कि वो हुकूमत है और वो सिर्फ अपोजिशन को गालियां और जेल भेजने के लिए हुकूमत नहीं है, वो पाकिस्तान पर हुकूमत करने के लिए हुकूमत है। अवाम, पाकिस्तान की आवाम का ख्याल रखने के लिए हुकूमत है। बाकी तो कोविड में भी उनको मरीम नवाज पे इजलास याद आ जाता है, लेकिन इस पर नहीं आता कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। ठीक हो गया। राजा साहब, इस फैसले को अगर बहुत से तनाजुर में देखते हैं, जैसे कि बाकी भी पॉइंट हमारे पास आए हैं, तो अगर आपको लगता है कि इस फैसले के बाद आपके जो एहतसाब के इदारे हैं वो भी एक सवालिया निशान है, जैसे कि भी सोहरवर्दी साहब ने भी कहा कि इस फैसले से सबसे पहला तो नुकसान ये है कि आपके जो अपने एहतसाब के इदारे हैं वो क्वेश्चन हो जाते हैं, तो क्या लगता है आपको ये फैसला दुरुस्त है? देखें, ऐसे टेक्नोक्रेट्स जो हैं तो पाकिस्तानी लेकिन गैर मुल्की इदारों से मुंसलिक रहे हैं, उनके हवाले से कोई खुशगवार और अच्छा तजर्बा जो है वो पाकिस्तान का नहीं रहा। हमें याद है कि मोइन कुरैशी साहब को एक ब्रीफ केस थमाकर कहा गया था कि आप अमेरिका से इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आएँ, हमारे वो वज़ीर आज़म बने, और उसके बाद जैसे ही उनकी वजारत उज़्मा ख़त्म हुई और वो ब्रीफ केस उठाकर चले गए। इसी तरह शौकत अजीज़ साहब जो हैं वो आए, अचानक वारिद हुए, किसी को पता नहीं था कि ये शौकत अजीज़ साहब इससे पहले क्या करते थे, कहाँ काम करते थे, किसी पाकिस्तानी को नहीं पता था। एक ब्रीफ केस उनके हाथ में थमाया, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, और जैसे ही उनकी वजारत उज़्मा ख़त्म हुई आप देख लें कि वो चले गए वापस, और आज तक वापस नहीं आए। और आपको पता होगा कि तोशा खाने से वो मालदीव से मिले हुए जो रुमाल हैं वो रुमाल तक उन्होंने नहीं छोड़े और वो रुमाल तक भी ले गए। अब ये जो आपके स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, ये जाहिर है कि IMF के मुलाजिम रहे हैं और इनके बारे में अभी भी ये कहा जाता है कि वो वहाँ से छुट्टी पर ही हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में इतना बड़ा फैसला करना कि आप जो स्टेट बैंक को अकाउंटेबल नहीं कर सकते, आप उनका टेन्योर जो है वो 3 साल से 5 साल के ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि आपके ग्रोथ रेट से लेके इन्फ्लेशन तक तमाम फैसले जो हैं बहुत ही आज़ादी के साथ खुद स्टेट बैंक करेगा। तो अगर आपके पास एक आइडियल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो तो उसमें तो आपका जो सेंट्रल बैंक होता है, मरकजी बैंक होता है या स्टेट बैंक कह लें, उसको तो आज़ाद होना चाहिए, खुद मुख्तार होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जिस तरह का यहाँ पे एहतसाब के इदारे हैं और जिस तरह से इनका एक प्रोफाइल है, एक बैकग्राउंड है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई लूट मार करके भाग जाएंगे, लेकिन जाहिर है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, फिर एक बड़ा डाउटफुल प्रोफाइल इसलिए बन जाता है कि वो IMF के साथ हमारे, मैं पता है कि उनके मुलाजिम हैं, हम बहुत से मुलाजिम जो हैं IMF वाले ही स्टेट बैंक में बैठे हैं, तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में तो अगर स्टेट बैंक को आप इस तरह से खुद मुख्तारी देंगे तो ये तो बहुत बुरे तरीके से बैकफायर भी कर सकता है। ठीक है, NBC का भी एक पॉइंट मुख्तसर सा सर, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। बहुत मुख्तसर पॉइंट है लेकिन बहुत ताकतवर पॉइंट है कि हमने पॉलिटिकल बात नहीं की इसके अंदर। ये पॉलिटिकल भी है, ये सियासी भी है। देखिए, जब स्टेट बैंक हुकूमत कंट्रोल में नहीं होगा तो पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट बढ़ाना उसी के अख्तियार में होगा। अब मेरा अंबर इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं और 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लेती हैं, लेकिन स्टेट बैंक पॉलिसी रेट रखता है 20%। तो इनकी हुकूमत कहाँ जाएगी? इनकी हुकूमत की इक़्तिसादी ग्रोथ कहाँ जाएगी और ये किस तरह तरक्की करेंगे? ठीक हो गया। हमने 14.5 बिल्कुल ठीक हो गया। इनमें से आपका पॉइंट भी आ गया। सरवर्दी साहब, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे? अगर ये 20-25 पे गया, देखें इस वक्त IMF भी हमारे साथ बिल्कुल वैसे ही खेल रहा है जैसे हम सेनेट में खेल रहे हैं कि हुकूमत, एक चेयरमैन सेनेट भी हुकूमत का है और अपोजिशन लीडर भी हुकूमत का है। इसी तरह उधर भी IMF है, इधर भी IMF है, इधर भी हुकूमत है, उधर भी हुकूमत है। तो जो खेल हम पाकिस्तान के अंदर खेल रहे हैं, आलमी इदारे सीख कर वही हमारे साथ खेल रहे हैं। ठीक हो गया। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, बाद वापस आएंगे प्रोग्राम न्यूज़ मेकर की तरफ। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। वेलकम बैक प्रोग्राम न्यूज़ मेकर में।
कोरोना की लहर और तशवीशनाक सूरत हाल, हुकूमती इक़दामात इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, लेकिन रोज़ बरोज़ जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 4300 से ज़ायद केसेस जो हैं वो 8 माह के बाद एक ही दिन में रिपोर्ट हुए हैं, और इसके साथ साथ 24 आवर्स में सिर्फ एक दिन में जो मुस्बत केसेस हैं वो 10.29% की जो शरह है उसके हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर यही शरह हमारे मुल्क में बढ़ रही तो वैक्सीनेशन की शरह कितनी बढ़नी चाहिए, इसके बारे में भी हमने बात की है। लेकिन क्या वजह है कि जो मज़ीद केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं, और जो हमारी SOPs हैं, जो लॉकडाउन है, जो सेमी लॉकडाउन है, उसके बारे में सिचुएशन जो है वो क्लियर नहीं है। कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। जी NBC। जी, अब तो ये तय करने में बहुत देर हो गई कि कंप्लीट लॉकडाउन हो या लॉकडाउन ना हो। जो हुकूमत की पॉलिसी है वो चलने दें, और अभी तक वही चल रही है। ना डॉक्टर्स की राय ली, ना कुछ और हुआ। तो मेरा ख्याल है बेहतर यही है कि हुकूमत की पॉलिसी चलने दें। लेकिन ये जो अब इस वक्त थर्ड वेव है, ये सब कह रहे थे 1 महीने पहले से कि बहुत ख़तरनाक है। हमने 1 महीने पहले ये बात की थी, हमने कहा था कि हालात गड़बड़ हैं, इसका तो थोड़ा ख्याल करें। तो ज़ाहिर ना फ़्लाइट्स बंद की हमने, ना बरतानिया से आने वालों को रोका, ना उनको मुल्कों में फैलने से रोका। ज़्यादातर जो इलाके पंजाब के हैं, लाला मूसा गुजरात, हाफिज़ाबाद, गुजरांवाला, पिंडी, लाहौर, वहाँ आते हैं ये लोग, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, वहाँ आते हैं। और वहीं का ग्राफ आप देखें बहुत सीधा हो रहा है, ऊपर जा रहा है सीधा। 10.29 की बात कर रहे हैं, ये गलत है। मेरे ख्याल 12 से 15, पिंडी में तो 20 है, पिंडी में तो 20 है। तो मुझे लगता नहीं कि ये अभी काबू पाएंगे। जब आहिस्ता आहिस्ता आप वैक्सीनेशन पर जाएंगे, वैक्सीनेट कर लेंगे अपनी आधी आबादी को, तो ये काबू कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप काबू नहीं कर पाएंगे इसको। ये इसी तरह वेव आती रहेंगी, कभी तीसरी, कभी चौथी, कभी 5वीं। मेरी दुआ ये है कि हम इस पर काबू रखें, हालात गड़बड़ हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। जनरल साहब क्या कहते हैं? हालात तो गड़बड़ हैं, काबू रखने के लिए वैक्सीनेशन इसका वाहिद इलाज तिब्बी माहिरीन ने करार दिया है। तो अब जो हिकमत अमली है लॉकडाउन की तरफ जा रही है, तो कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। देखिए, आज हुकूमत ने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की, और हॉस्पिटल्स के जो गवर्नर्स हैं या उनके जो इंचार्ज हैं, उनका क्या है कि 24 आवर्स उनके ऑफिस खुले रहेंगे। इसका मतलब ये है कि एक रियलाइजेशन मौजूद है कि ये सिचुएशन आम नहीं है, ज्यादा सीरियस है। तो अगर ये इमरजेंसी है और ज्यादा सीरियस है, तो फिर इसमें कुछ दिनों के लिए अगर लगा दिया जाए मुकम्मल लॉकडाउन, आपने स्कूल तो वैसे बंद कर दिए, तो अगर लॉकडाउन भी कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये तो इंसानी जानों का मसला है। और लग ये रहा है कि इस वक्त बेकाबू है मामला ही, क्योंकि यहाँ पे तो कोई प्रिकॉशंस कर नहीं रहा। अब बाहर निकले तो मैंने तो बड़ा कम देखा, शायद ही कोई, आज जुमा की नमाज पे भी देखा इक्का दुक्का कोई लोग थे जिन्होंने के मास्क पहना हुआ था, वरना ज्यादातर लोग बगैर मास्क के थे। तो ये सूरत हाल इस तरह अगर रहेगी तो बढ़ता जाएगा, और फिर वबा फैली तो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। बेहतर यही है कि कुछ दिनों के लिए इसको कर लें, अगर इस पे कंट्रोल कर। जी सौरवर्दी साहब क्या कहते हैं इस बारे में? मैं समझता हूँ NCOC का बाकायदा इजलास हो रहा है, वो डेली टू डेली इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, और रोज़ के रोज़ इस हवाले से फ़ैसले सामने भी आ रहे हैं। और लेकिन बात यह है कि जो फ़ैसले आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर SOPs NCOC ने अप्रूव की हैं तो उन SOPs पर अमल क्यों नहीं हो रहा? मेरा ख्याल है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और इनको थोड़ा वाइब्रेंट करना चाहिए, मास्क के लिए दोबारा सख्ती करनी चाहिए, और जो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से बातचीत है उसको करना चाहिए। ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म को भी क्वारंटाइन का बहुत एहतियात करना चाहिए, क्योंकि लोग लीडर्स को फॉलो करते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर हमें ये बताएंगे कि वो क्वारंटाइन में इजलास कर सकते हैं, तो लोग कैसे मानेंगे कि कोई क्वारंटाइन या कोरोना कोई चीज़ है? यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। जैसे हम पहले कहते थे कि अगर मास्क कौम को पहनाना है तो पहले वज़ीर-ए-आज़म को मास्क पहनना पड़ेगा। इसी तरह हम समझते हैं कि अगर कोरोना के SOPs पर अमल कराना है, क्वारंटाइन पर लोगों को समझाना है कि जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं उन्हें क्वारंटाइन करना है, तो प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। अब नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर ने कोविड SOPs की खिलाफ वर्जी की अपनी 60th बर्थडे के लिए, पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली। दुनिया में बहुत सख्ती है और हुक्मरानों को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है। ठीक हो गया। अंबर जी क्या कहती हैं इस बारे में?
जी मैं समझती हूँ कि अगर जैसे बरतानिया से जो मुसाफिर आ रहे थे, और क्योंकि हमें पता है और असद उमर साहब कह चुके हैं वाज़े तौर पर, यास्मीन राशिद कह चुकी हैं कि ज़्यादातर ये जो यूके की जो वेरिएशन स्ट्रेन है वो ज़्यादा खतरनाक है। तो क्या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई थी, हमने किस तरह से काबू पाने की कोशिश की थी, फिर हम अवेयरनेस कैंपेन्स, क्योंकि हमें पता है, आपको मुझे पता है, जब जाते हैं कहीं जाते थे कि मास्क नहीं पहन रहे थे लोग, काफी ढीले ढाले हो चुके थे। तो क्या उस वक्त दोबारा से सेकंड वेव और थर्ड वेव के दरमियान अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बेहतर करनी चाहिए थी। सुहरावर्दी साहब ने जो बात की थी वजीर आजम की, जाहिर है लीडर फ्रॉम द फ्रंट तो करना है। और आप ये देखिए कि अगले दिन ही, आज के दिन ही जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने कोई 100 करोड़ रुपए अब अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए अब जाकर मुख्तस किए हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में कि ये खतरनाक जरूर है। इसमें मुझे नहीं समझ, वैक्सीन जो है ना उसका अगले साल तक आपको कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट मिलेगा। अभी फिलहाल we'll have to deal with it। जी राजा साहब क्या कहते हैं? देखें, कंप्लीट लॉकडाउन तो शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो ज़रूर होना चाहिए और इसका दायरा कार जो है ये बनीकाला भी लेके जाना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि सर आप रोल मॉडल हैं इस कौम के लिए, लेकिन अगर आप SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो बाकी लोग भी नहीं करेंगे। बाकी जो आपकी वैक्सीन है, आप देख लें कि दुनिया के 85 मुल्कों में वैक्सीन ड्राइव कहाँ पे पहुंची है। आपके पास जो अब तक वैक्सीन आई है वो सारी खैराती वैक्सीन आई है और कोई दूर दूर तक इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि हम कोई वैक्सीनेशन के ज़रिए इस वबा से जान छुड़ा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि असद उमर ने खुद कहा है कि असल में SOPs पर अमल दरामद जो शहरी इंतज़ामिया है मुख्तलिफ शहरों की वो नहीं करवा रही। आप देख लें कि पहले जो ग्रॉसरी स्टोर थे या शॉपिंग मॉल्स वगैरह थे वहाँ पे एक SOP पे अमल करवाया गया था शुरू में कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, एक टाइम में सिर्फ 3-4 लोग ही उस ग्रॉसरी स्टोर में जा सकते हैं, लेकिन अब वो SOPs पर दायरा अमल नहीं हो रहा और ऊपर से भी मैसेज इसी किस्म का आ रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया साहब, बहुत शुक्रिया। लगता नहीं है कि ये कोई काबू में आने वाली। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान ग्रामी का, बहुत शुक्रिया। ऐसे अमल करना बहुत ज़रूरी है और उसकी एग्जांपल जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को सेट करना ज़रूरी है, ये बात भी ठीक है। और जहाँ पे हम देखते हैं कि मौलाना साहब को शिकायत की जा रही है उसमें साथ साथ ना सिर्फ ये कि दूसरी चीज़ स्टेट बैंक के बारे में कि स्टेट बैंक ने ना सिर्फ ये कि अपनी अकाउंटेबिलिटी अपने हाथ में लेके एक नया ट्रेंड सेट किया जो कि शायद नफ़ी में असरात दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके साथ साथ दोनों पार्टीज़ जो हैं, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून, इनकी क्या इत्तेहाद हो सकता है या नहीं, इसके बारे में भी आज के प्रोग्राम में बात की। और शिकायतें लेके वो किसके पास जाएंगे इसके बारे में भी दोनों तरफ सिचुएशन शायद बड़ी ब्लर है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं ये धोखा बाजीगर खुला। आज के प्रोग्राम न्यूज़ मेकर में इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।